के साथ हमें ज्वाइन किया है मारिया नदीम ने, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम सलाम। मारिया, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। डायबिटीज़ कंट्रोलेबल है नहीं है वो तो डॉक्टर साहब हमें बता ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो आजकल हमारी डाइट है ना, हम जंक फूड खाते हैं, फ्रोज़न आइटम्स जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, और मतलब हर किस्म का जो फूड है ना जो हमें नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकता है, हम वो लेते हैं आजकल। यंग जनरेशन में तो बहुत कॉमन है। तो ऐसा कैसा लाइफस्टाइल हमें मेंटेन करना चाहिए जो हम इन सर्टेन बीमारियों से बच सकते हैं? बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट जो है वो रेज़ किया। हमारी इस वक्त जो करंट लाइफस्टाइल है उसमें जो डाइटरी लाइफस्टाइल है उसमें बेसिकली सफ़ेद मैदा पे मबनी जो चीज़ें हैं वो बहुत प्रेवलेंट हो चुकी हैं, और बच्चे जो हैं वो बहुत शौक से खाते हैं। और फिर जब हम वाइट फ्लावर बेस्ड चीज़ों को वाइट शुगर्स के साथ कंबाइन कर देते हैं तो वो ज़्यादा हमारा जैसे कह रहे कॉम्बिनेशन गलत हो जाता है। यानी कि अगर बच्चा अकेला बर्गर खा रहा है तो वो अकेला बर्गर इतना फॉल्टी नहीं है, उसके साथ जो फ्राइज़ और कोक का कॉम्बिनेशन है या कोल्ड ड्रिंक्स का कॉम्बिनेशन है उस पूरे कॉम्बिनेशन को जो है बेसिकली बहुत ख़राब कर देता है। तो इन चीज़ों पे हमें नज़रसानी करने की ज़रूरत है। फिर कॉम्बिनेशन मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। यानी कि अगर बच्चे बिरयानी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो उसका जो कॉम्बिनेशन है वो सैलेड और रायते के साथ होना चाहिए ताकि ओवरऑल मील का जो फाइबर है वो अच्छा हो। तो अब जब लाइफस्टाइल की हम बात करें तो यही खा के यही लोग पहले भी लोग खाते थे, बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें अब हमने काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो चुकी है रेसिपीज़ में, लेकिन वो चलते थे, पैदल चलते थे, काम करते थे। अब की नौजवान नस्ल या हम सब, हम में बेली फैट का इशू बहुत ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि हम खाकर बैठे रहते हैं। ठीक है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी उस तरह नहीं है। हाँ। तो लाइफस्टाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंसर है कि फिजिकल एक्टिव होना चाहिए हमें डाइट के साथ साथ, वरना डाइट अलोन जो है कुछ काम नहीं करेगी। फिर हमारे जब लाइफस्टाइल की हम बात करें तो आई ऑलवेज से देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ लाइफस्टाइल। उसमें हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आती है, उसमें हमारी स्लीप पैटर्न्स भी आते हैं। यानी कि सोने जागने के टाइमिंग्स दे शुड बी अकॉर्डिंग टू द नेचर। जब सूरज निकल रहा है तो यू हैव टू गेट अप, और जब वो सूरज गरूब हो रहा है तो आप वाइंड अप करना शुरू करें। ठीक है, फिर हमारे पास डाइट का आंसर है, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप पैटर्न, स्ट्रेस लेवल्स प्लस हाइड्रेशन, यानी कि हम पानी कितना पीते हैं। तो ये 5 कंपोनेंट्स ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल है जो कि साथ मिलके चलते हैं। यानी कि आप एक चीज़ को मैनेज कर लें और बाकी 4 चीज़ों को इग्नोर कर लें तो यू आर नॉट स्टेपिंग इनटू द हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छा डॉक्टर मारिया, जो आजकल हमारी डाइट है वो बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अगर हम पीछे चले जाएं 10 से 20 साल, तो डिफरेंस था हेल्थ में भी और आज की हेल्थ में, उस हेल्थ में और आज की हेल्थ में। तो हम इन कंपैरिजन टू दैट किस तरह से वो चेंजेस वापस ला सकते हैं आज के लाइफ में? हाँ, उसमें बेसिकली ऐसे है कि अगर पुराने ज़माने में देखा जाए तो वो 2 मील्स अ डे लेते थे, यानी कि सुबह उठते थे और अच्छा नाश्ता करते थे जिसमें 2-2 पराठे भी खा लेते और सारा दिन काम करते थे, और मगरिब के बाद वो डिनर कर लेते थे। तो अब ये लाइफस्टाइल जो है ना, हमने मॉडर्नाइजेशन डाइटरी लाइफस्टाइल में इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम दे दिया गया इस वक्त, IF का। लेकिन विंडोज अपनी मर्जी की सेट कर ली है जो कि गलत है। अगर विंडोज ही आपने सेट करनी है 16-8 आवर्स की तो यू हैव टू सेट दोस टाइमिंग्स अकॉर्डिंग टू द नेचर। लाइक अगर हम पहले टाइम की बात करें तो बच्चे हैं अगर, तो बच्चे बाहर खेलने जा रहे हैं, कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में पार्ट ले रहे हैं। आजकल के बच्चे फोन्स पर हैं, बेड पर हैं, और थ्रू आउट दिन में 16 आवर्स 14 आवर्स स्क्रीन पे टाइम गुजर रहा है। इंडोर गेम्स आ गई हैं और वो गैजेट्स आ गए हैं, और इस वक्त बच्चों की जो डाइटरी लाइफस्टाइल है उसमें बहुत ज़्यादा हमें लम्हे फिक्रिया ये है कि बहुत ज़्यादा बच्चे या तो पिकी ईटर्स हैं, यानी कि वो हर चीज़ नहीं खाते हाँ। और या वो इमोशनल ईटर्स हैं, यानी कि उनको एक्स्ट्रा भूख लगती है खाना खाने के बाद भी। तो बेसिकली 2 कैटेगरीज आ रही हैं, और इस वक्त जो रिसर्चेज हमें बता रही है वो यही बता रही है कि 2024 तक जो है वो 2030 तक हमारे जो बच्चे हैं उनमें ओबेसिटी यानी कि मोटापे की रेंज जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ सकती है, जो स्कूल एज बच्चे हैं। और यही जो मोटापा है ये हम ज़्यादतीज़ के लिए एक ख़तरे का इलामत होती है और रेड फ्लैग होती है कि बच्चों में फिर शुगर के जो है वो असरात नज़र आते हैं। बिल्कुल डॉक्टर महमूद, जैसे डॉक्टर मारिया ने कहा कि बच्चों के बारे में, उनकी डाइट के बारे में तो आपने पहले भी जिक्र किया था, तो बच्चों में क्या रीज़न है कि आजकल शुगर जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है? देखें, मोस्ट कॉमनली कोक, पेप्सी पीते हैं बच्चे, माँ बाप बहुत पिलाते हैं, हर चीज़ के साथ खाते हैं। जब इतने ज़्यादा हाई कंटेंट शुगर लेंगे तो आज तो हालात ये हैं कि 13 साल का बच्चा ओवरवेट है और ओबेसिटी से आगे निकल जाता है। 14 साल का बच्चा, और माँ बाप कहते हैं जी हमारा बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा है,
हालांकि ऐसा नहीं है, क्यूट लग रहा है ना, ऐसा नहीं है। वो अपने उसकी हाइट के मुताबिक उसका वजन बहुत ज़्यादा है। तो करंटली इसको माँ बाप को एड्रेस करना पड़ेगा कि पहले तो लोग लस्सी पीते थे, चले हम नहीं पीते लस्सी, लेकिन पानी का इस्तेमाल बच्चे को करें। लाजमी तो नहीं वो कोक पिए, लाजमी तो नहीं वो स्प्राइट पिए, तो इसके लिए बच्चों को गाइड करना पड़ेगा। खाना ज़रूर खाएं, खाने से कौन रोकता है, कोई भी नहीं रोकता। खाने के साथ अगर आप वॉक नहीं करते, बच्चे एक्टिविटी नहीं कर सकते, बच्चे क्रिकेट खेलने नहीं जा सकते, बच्चे हॉकी खेलने नहीं जा सकते, बच्चे कुछ करते ही नहीं है, तो फिर बच्चा खाना भी उसके मुताबिक कम कर दें उसका। उसी को फोकस करना है। मतलब आज हम हैरान है कि 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा टाइप 2 डायबिटिक है। और अक्सर ऐसे भी कहते हैं कि बच्चों को फीका दूध देना चाहिए, चीनी नहीं ऐड करनी चाहिए। इसका कोई रीजन है? कोई रीजन नहीं है। तो हम सारे मीठा दूध ही पीते रहे, लेकिन बचपन में कोक ना पिए ना, मीठा दूध पी ले। मीठा दूध हाँ, गुड़ डाल के पी ले। गुड़ ज्यादा अच्छी चीज है, शक्कर ज्यादा अच्छी चीज है चीनी की निस्बत। मतलब बहुत ज्यादा गुड़ से जाके थोड़ी सी चीनी बनती है रिफाइन करके। तो क्या डॉक्टर साहब इसमें जेनेटिक्स का भी कोई रोल है? जेनेटिक है। देखिए टाइप 2 डायबिटीज है ही जेनेटिकली। आपके पेरेंट्स में है तो आपके अंदर मूव करेगी। हाँ, टाइप 1 जेनेटिकली नहीं है, टाइप 1 ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है कि किसी भी वजह से अनआइडेंटिफाइड वजह की वजह से एकदम आपके लेवल ने काम करना जीरो कर दिया, या इडियोपैथिक है जिसका रीजन नहीं पता। टाइप 2 तो है ही जेनेटिकली, आपके पेरेंट्स में है तो आप में चांस डबल हो जाएंगे कि अगर दोनों पेरेंट्स को तो चांस फिर 40-50% हो जाएंगे। तो टाइप 2 जेनेटिक है। टाइप 2 जेनेटिक है। अच्छा डॉक्टर हमजा, जैसे डॉक्टर महमूद भी बात कर रहे हैं कि टाइप 2 जेनेटिक है और टाइप 1 में किसी भी रीज़न से हो सकती है, तो बच्चों में आपके नज़दीक क्या रीज़न है? अगर होने भी वाली है, बच्चों को लगता भी है कि हो सकती है, तो उसको पहले से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, परहेज़ कर सकते हैं? इसमें जब जो लेट और प्रेगनेंसी होती है ना बेसिकली ख़वातीन के अंदर, और जो इसमें 40 अबव है, इसमें कुछ चांसेस इसमें आ जाते हैं। और सेकेंडली अगर हम इसमें देखा जाए तो जेनेटिक में अगर पेरेंट्स को किसी एक को भी शुगर है तो वो नेचुरली तौर पे आगे जो बच्चों में है उसमें वो कन्वर्टेड आ जाती हैं। और दूसरा जैसे कि मीठे के लिए आप बात कर रहे हैं, तो मीठे में तो चीनी जो है ये एक रिफ़ाइन की हुई चीज़ है, और ये क्योंकि हमारे पास ऑटिज़म के भी बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं, तो हम उन लोगों को भी सबसे पहले मीठा ही बंद करवाते हैं, क्योंकि जहनी मरीज़ इसमें जहनी की जो कैफियत है काफ़ी चेंज हो जाती है। तो अगर जिस बाकी जो चीज़ आप बोल रही है बच्चों पे जो कॉजेज़ आ रही हैं, उसमें आप बच्चों की एक्सरसाइजेज़ को अगर आप देखें या उनकी कोई फिज़िकली एक्टिविटीज़ देखें, वो चीज़ें नहीं है। उसमें डब्बे के दूध या क्या ऐसी चीज़ें या ऐसी केमिकल्स प्रोसेस की हुई चीज़ें दी जा रही हैं कि जो कि उनकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। और ये किसी भी किस्म की बीमारी, उसमें डायबिटीज़ ही सिर्फ नहीं, और भी काफ़ी किस्म की, जैसे गट लीकेज के आजकल बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं बच्चों में, वो भी सारी इन्हीं चीज़ों की वजह से ये चीज़ें जो है ना वो उसमें चलती हैं। और बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं कि जिनके साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो माँ इस्तेमाल करती हैं, जैसे एंटी एंजाइटी दवाई खा रही हैं, एंटी डिप्रेशन के लिए खा रही हैं, कोई इसमें प्रीमेच्योर डिलीवरी है तो उसके लिए अगर कोई ऐसा स्टीरॉयड को ऐसी चीज़ दी गई है तो डेफिनेटली उसका जो इम्पैक्ट है, जो उसका इफेक्ट है, वो बच्चे की सेहत के ऊपर बिल्कुल आता है। बिल्कुल। और इसी के साथ यहाँ पर एक कॉलर ऐड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, इकरा बात कर रही हूँ लाहौर से। मेरा सवाल ये है कि मेरी मम्मा को और मेरी बहन को, शी 30th, तो उसको, मेरी अम्मा को जो डायबिटीज थी वो हुई, काला यरकान हुआ, उसकी मेडिकेशन चल रही थी, जैसी वो मेडिसिन खत्म हुई उनको डायबिटीज डायग्नोज होगी। सिमिलरली मेरी बहन को जॉन्डिस हुआ था, उसके ट्रीटमेंट चल रहा था, ट्रीटमेंट के फौरन बाद उसको डायबिटीज हो गई। तो क्या ये रीजन बनती है, या क्या डाइट हमारी कंट्रोल जो होती है वो, या मेडिकेशन जो चल रही होती है उसके साइड इफेक्ट के तौर पर डायबिटीज होती है, इसकी क्या रीजन है एक्चुअली? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर महमूद। अच्छा, एक तो जो जिनको भी काला यरकान हो उसकी ट्रीटमेंट से डायबिटीज़ अमूमन नहीं होती। हाँ, ऐसा हो सकता है कि लीवर की कोई और डिजीज़ चल रही हो जिसकी डायबिटीज़ होगी, या ऐसा भी हो सकता है उनकी एज ऐसी हो जहाँ पे उनका पेनक्रियास काम करना छोड़ गया, तो ये उसकी मेडिसिन तो अमूमन ऐसी कोई यूज़ नहीं होती जिससे डायबिटीज़ हो जाए पेशेंट को। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या पता उन्हें जो उनकी बीमारी थी उसका स्ट्रेस हो, टेंशन हो। देखिए ये फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स किसी भी चीज़ को पहले लेके आते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना, पाकिस्तान में स्टीरॉयड काफ़ी कॉमनली यूज़ होते हैं, कोएक्स यूज़ करते हैं, पेशेंट पेन किलर के साथ जाता है, वो इंजेक्शन लगाते रहते हैं, वो एक फैक्टर बन सकता है, स्ट्रेस फैक्टर बन सकता है। उस दौरान डाइट किस तरह मॉडिफिकेशन की, वो फैक्टर बन सकते हैं। लेकिन खुद CLD इस तरह नहीं करता। अमूमन तो जिगर के मरीजों में शुगर ज़्यादा लो होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जिगर एक सोर्स है जहाँ पे शुगर स्टोर रहती है। जब भी बॉडी को ज़रूरत होता है, दिस इज़ अ बैंक, ये आपको पैसे की सूरत में शुगर देता है ताकि आपकी शुगर मेंटेन रहती है। लेकिन डॉक्टर साहब हम अक्सर ऐसे सुनते हैं, मेरी अपनी फैमिली में किसी को हेपेटाइटिस हुआ है तो उसके बाद उसको शुगर डायग्नोज होगी, किसी को लकवा हुआ है तो उसके बाद शुगर डायग्नोज होगी। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पे मिथ भी तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है, चीज़ों के साथ अटैच किया जाता है। अब देखें कोविड में लोगों को डायबिटीज़ हुई, हमें पता क्यों हुई? सबको स्टीरॉयड दिए, सबके लंग्स इन्वॉल्व हो रहे थे, स्टीरॉयड दिए, स्टीरॉयड इंड्यूस डायबिटीज़ होगी। डायबिटीज़ आने वाली थी लेकिन हमने एक फैक्टर ऐड किया जिससे शुगर जल्दी आ गई। ठीक है, ये मिथ है।
और कुछ चीज़ें वाकई प्रूवन है, जो प्रूवन है देखें वी हैव टू मूव लाइक लॉजिकली मूव करेंगे कि वाकई कुछ चीज़ ऐसी फैक्टर है कि जो चीज़ों को मैनेज कर रही है। बाकी जो उन्होंने अपनी सिस्टर के बारे में कहा जी, उनको लकवा हुआ, क्या कहा उन्होंने, उसके बाद डायबिटीज जॉन्डिस हुआ ना, अक्यूट हेपेटाइटिस के बाद अमूमन डायबिटीज तो नहीं होती। अच्छा, उसमें मैं एक थोड़ी सी बात ऐड कर दूं उनके लिए। आप इसमें एक बड़ी, मैंने आगे भी जैसे बताया कि फिंगर टिप्स के ऊपर आपकी दुनिया है इस टाइम, तो वो जो भी मेडिकेशन उनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो चीज़ें जीती हैं। अगर अब वो तो उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं उसमें, कि अगर तो उसमें वो साइड इफ़ेक्ट्स उनके आ रहे हैं कि हाँ इसके इस्तेमाल के बाद शुगर होने का डर है, तो डेफिनेटली उनकी ये बात क्लियर हो जाती है कि उसकी वजह से शुगर ऐसी हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि जो भी चीज़ें आप दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, एलोपैथिक हैं या किसी भी किस्म की हैं, तो उसमें वो चीज़ बताई जाती है कि अगर ये दवाई इस्तेमाल करेंगे इससे आपको नोज़िया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर पेन हो सकती है, या शुगर होने के चांसेस हैं, या अभी जैसे मोस्टली ख़वातीन में आफ्टर द डिलीवरी शुगर हो जाती है, तो लेकिन वो टाइम के साथ वो ये क्योर के साथ वो बहुत सारी चीज़ें आप उसमें वो कवर भी कर जाते हैं, तो हो सकता है कि टाइम पीरियड के साथ ये चीज़ें भी इनके जो है वो कवर कर जाएं। तो उस चीज़ को स्टडी कर ले तो इससे इंशाल्लाह ताला इनको पता चल जाएगा। डॉक्टर मारिया, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए डाइट क्या होनी चाहिए? क्योंकि आजकल हम मीठा बहुत खाते हैं, चॉकलेट्स हैं, शेक्स हैं और रिफ़ाइन आटा खाते हैं। पहले तो फिर चक्की का आटा खा लेते थे, अब तो वो भी नहीं है। मतलब हर चीज़ बहुत रिफ़ाइन हो गई है, एडवांस है, हम सब कुछ खा रहे हैं, तो मेंटेन कैसे कर सकते हैं? कैसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए डाइट में? ठीक है, अब इसमें दो एस्पेक्ट्स आ रहे हैं। एक तो प्रिवेंशन की तरफ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जिनको डायबिटीज़ नहीं है और हो सकता है मे बी वो प्री डायबिटिक हों और कभी उन्होंने चेक ही नहीं करवाया ना, तो इसके ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स, क्योंकि न्यूट्रिशन इज़ अ प्रिवेंटिव साइंस, कि हमने बचाव की तरफ जाना है। एक बीमारी हो गई है फिर तो आपकी परहेज़ है ही, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स हम क्या कर सकते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंटली ये जानना ज़रूरी है कि खाली चीनी या चीनी वाली अशिया से शुगर नहीं होती, ठीक है। सफ़ेद मैदा जो है, अगर आपके सामने हलवा पड़ा हुआ है और साथ पैटिस भी पड़े हुए हैं तो वो भी सफ़ेद मैदे से बने और वो भी इवेंचुअली जाकर शुगर्स में ही चेंज होंगे। तो बेसिकली स्मार्ट ईटिंग, स्मार्ट चॉइसेस जो है ना, वो आपने अपनी डाइट में लेकर आनी है। और बैलेंस डाइट जो है हमेशा हम उसी का वो कहते हैं। और बैलेंस डाइट में हमारे क्या आता है, सबसे इम्पॉर्टेंटली अनाज आता है, जो कि हमारा स्टेपल फूड है, रोटी चावल। इसमें होल ग्रेन्स का शुमार जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही बात है कि चक्की के आटे की रोटी हो या आपका दलिया हो, तो ओट्स का दलिया हो या आप जौ का दलिया खा सकते हैं, जिसका ओवरऑल जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और फिर आपके मील का ग्लाइसेमिक लोड बनता है, जो कि बॉडी पे जो है वो कम बनता है। तो कॉम्बिनेशन आपने बनाना है। यही बात है, अगर आप चावल खा रहे हैं तो उसका तनासुब क्या होना चाहिए कि आप हफ्ते में 2 दफ़ा चावल खाएं। अब हफ्ते में 2 दफ़ा चावल खा रहे हैं तो उसके साथ सैलड जो है, ताकि आपको फाइबर अच्छी मिकदार में मिले, ठीक है। एक माई प्लेट कॉन्सेप्ट है जो को हमेशा न्यूट्रिशनिस्ट उसको प्रीच कर रही होती हैं, और उसमें सारे फूड ग्रुप्स होते हैं, उसमें पोर्शन साइजेस भी बताए जाते हैं। यानी कि एक प्लेट है, उसमें एक पोर्शन आपका कार्ब्स का होगा जो कि होल व्हीट होंगे, उसमें आपके चावल भी आ सकते हैं, आपकी रोटी और पास्ता भी आ सकता है। फिर साथ ही उसके पोर्शंस जो है वो प्रोटीन्स के आ जाते हैं, और फिर वेजिटेबल्स के, और फिर डेयरी का, यानी कि वो दही की फॉर्म में भी हो सकता है, लस्सी की फॉर्म में भी हो सकता है। बेसिकली डायबिटिक पेशेंट्स को भी इसी पोर्शन कंट्रोल को जो है वो फॉलो करने की ज़रूरत होती है। और फिर टाइमिंग्स ऑफ द मील्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि आप किस टाइम वही अच्छा खाना या हेल्दी खाना आप रात के 12-1 बजे खा रहे हैं, तो उसका मोड ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट होगा और आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाएगा। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं तो वो एक इम्पैक्ट और डालेगा। फिर क्या होता है कि जब हम जैसे बच्चे सुबह ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे होते तो उनके शुगर लेवल्स लो हो रहे होते हैं, और फिर वो कैंटीन से जाके जूस खरीदते हैं, वो कैंटीन से सबसे पहले मीठी चीज़ लेते हैं ताकि वो अपने शुगर लेवल्स को नॉर्मलाइज करें, और उनका फोकस, कंसंट्रेशन लेवल क्लास में डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो बेसिकली स्किपिंग मील्स जो है ना वो आपके अफेक्ट कर रहा होता है इन सब चीज़ों को। फिर आपके साथ जो इंटरवल्स में हम स्नैकिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पर अक्सर हमारा पेट भरा होता है, लेकिन हम दोस्तों में बैठ के या वैसे दिल कर रहा होता है तो इमोशनल ईटिंग करते हैं और ज़्यादा खा लेते हैं, और अनहेल्दी चॉइसेस होती है। उस टाइम आपका हेल्दी कुछ भी खाने को दिल नहीं करता उस चीज़, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने ये देखा है कि हम लोग स्नैकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो फिर मेन मील्स भी लेते हैं। तो बेसिकली ये ओवरऑल फिर हम डाइट में अपनी कैलोरीज जो है वो एडिशनली ज़्यादा कर रहे होते हैं ना, तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो हमें नज़रसानी करने की। तो डॉक्टर मारिया, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर नॉन डायबिटिक पर्सन है, उसे बहुत दिल करता है अचानक से कुछ भी मीठा खाने का, लाइक सॉलिड क्रेविंग्स होती हैं कि कंट्रोलेबल नहीं रहती। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ मीठा नहीं मिल रहा है तो आप चीनी खा लें, तो वो जो इतनी स्ट्रॉन्ग आपको फीलिंग आती है कि आपको बस कुछ मीठा खाना है, उस टाइम पे क्या होता है वो कि
आपका शुगर लेवल लो हुआ होता है या आपका बीपी लो हुआ होता है? नहीं, ये शुगर बेसिकली एडिक्शन भी करती है। एक आपने बॉडी को ना आदत डाल दी है। जैसे जो मीठी चाय पीने वाले लोग हैं वो एकदम से फीकी चाय पे नहीं आएंगे। हाँ। और अगर आप उनकी चाय से चीनी निकाल देंगे तो उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा और इरिटेबिलिटी, क्योंकि विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। इसी तरह मीठा खाने की एक दफ़ा आदत पड़ जाए खाने के बाद, जैसे हमारी पाकिस्तानी कौम का बहुत एक इंटरनेशनल मसला है, खाने के बाद मीठे की क्रेविंग्स हो रही है, तो वो बेसिकली माइंड से सिग्नल्स आते हैं कि इस वक्त कुछ मीठा होना चाहिए। तो वो एडिक्शन आपने कर ली है ना, उसको आदत डाल ली है। तो बेसिकली उस वक्त सबसे बेस्ट यही है कि आप खजूर ले लें, इंजीर ले लें, जो सबसे बेस्ट आपकी मीठे की क्रेविंग्स के लिए खजूर ठीक है। शुगर पेशेंट्स के लिए खजूर उस सूरत में ठीक है कि उनकी डायबिटीज़ जो है वो नॉर्मल, हाँ नॉर्मल हो, और जब उनका मीठा खाने के दिल कर रहा है और वो कोई मूस केक खाने के बजाय और कोई और मीठी जलेबियां खाने के बजाय खजूर खा लें। खजूर, और खजूर का भी कॉम्बिनेशन जब नट्स और सीड्स के साथ बनाया जाता है ना, तो उसका ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाता है। यानी कि खजूर खा रहे हैं तो आप बादाम, एक आध बादाम साथ खा लें और कुछ सीड्स थोड़े से खा लें, तो उसका ग्लाइसेमिक लोड वो आपकी एकदम से जो आप कह लें कि स्पाइक अप करता है ना शुगर जाके बॉडी में, वो नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक बात की आपने, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपने हमें डाइट बताई है कि आई होप के जो पेशेंट्स हैं वो ज़रूर इसको फॉलो करें, और जो नॉन पर्सनस हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो भी इसको फॉलो करें, ताकि मज़ीद आने वाले टाइम में इस बीमारी से बचा जा सके। अच्छा डॉक्टर महमूद, एज फैक्टर की अगर हम बात करें तो एज रेशियो क्या है? मतलब किस एज में आपको लगता है कि डायबिटीज़ स्टार्ट होने वाली है? अब तो जिस तरह के हालात चल रहे हैं, एज का कोई कंफर्म कहा ही नहीं जा सकता। अब तो इतने यंग बच्चों को शुगर होना शुरू हो गया सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से। लाइफस्टाइल पहले कहा जाता था कि यार किसी को शुगर 40-45 साल में आपको शुगर हो गया। अब तो बच्चे 15 साल में, 18 साल में, 22 साल में, 25 साल में, ये कॉमन एजेस है, कॉमन एजेस हो गए जिसमें पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज हो रही। टाइप 1 डायबिटीज तो चलो किस्मत की बात है ना, कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर मुश्किल आ गई। टाइप 2 डायबिटीज तो हमारी अपनी गलतियाँ हैं, हमने उस अपने आप पे मोटापा, अपने आप पे डाइट ऐसी मैनेज किया। मैं मैडम से भी एक सवाल पूछना चाहूँगा। मैडम, लोग मिथ काफ़ी हैं लोगों के, जैसे लोग करेले का जूस पीते हैं और कहते हैं मेरी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, इसके बारे में आपका क्या कंसेप्ट है? हाँ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैंने भिंडी का भी कुछ सुना है कि भिंडी, हाँ मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे जिन्होंने फिर करेले का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया कि उनके शुगर लेवल्स इतने लो हो गए कि वो नॉर्मलाइज नहीं हो रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कह लें ना कि कहीं ना कहीं उसका हिकमत में आप कह लें कि थोड़ा बहुत जब रोल आ रहा होता है और उसकी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो हम उसको फिर गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। हमें तरीका इस्तेमाल नहीं पता होता, क्योंकि इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, आपने कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितने देर तक इस्तेमाल करनी है, उसका कॉम्बिनेशन किस चीज़ के साथ होना चाहिए। अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप इस तरह की मिसकंसेप्शंस हैं हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलती है ना। जी जी, बेसिकली वही चीज़ आज नहीं कि अभी जैसे अब एक जैसे आपने उम्र के हवाले से बात की, किस एज में जाकर शुगर आ रही है। अब मोस्टली 40 के बाद की जो शुगर है हमारे यहाँ पर मोस्टली डिक्लेयर की जाती है। नंबर्स अगर दिए जाएँ कि पेरेंट्स को हैं या मोटापा है या आपका लाइफस्टाइल उस तरह से है। अब हमारे यहाँ पर सबसे पहले तो मानने के लिए कोई तैयार नहीं कि उसको शुगर हो गई है, वो कह रहे नहीं जी देखा जाएगा कोई बात नहीं है। अब शुगर जो है बेसिकली हमारे इसको एक साइलेंट किलर कहा जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि ये एक साइलेंट किलर है। अब शुगर बीमारी नहीं है, मैं तो ही अपने पेशेंट को बताऊँ ये बीमारियों की माँ है। आपको सबसे पहले अगर ये कोई चीज़ कर रही है, इवन के शुगर के जो पेशेंट है इसको हार्ट अटैक आ रहा हो तो वो भी इसको मालूम नहीं चलता जब तक ये बंदा बेहोश ना हो जाए या बिल्कुल सांस खराब ना हो जाए, उस टाइम तक इसको साइन सिम्टम्स नहीं आ रहे। फिर जो हार्ट से ज़्यादा दूर चीज़ें हैं, अब लोग अक्सर कहते हैं ना जी शुगर थी, लेकिन शुगर ने कुछ नहीं किया, लेकिन हार्ट का अटैक हो गया, किडनीज ख़राब हो गया। जब हार्ट पे शुगर आ जाएगी, हार्ट आपका वीक होना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा, इसकी पंपिंग जब वीक हो रही है तो फिर किडनीज को भी जोर लगाना पड़ रहा है, तो किडनी भी ख़राब होना शुरू होंगे, आपके लंग्स इफेक्ट होंगे, यूरिनेशन का प्रॉब्लम होगा, पानी जिस बॉडी में जमा होना शुरू होगा। तो लोग क्या करते हैं, स्वेलिंग। अब सबसे पहले आप उसकी अगर किसी की पिंडली को देखें, दबाएं, वहाँ पर पुश करें, वहाँ पर गड़ा बन रहा है, हाँ। इसका मतलब वाटर टेंशन आ रही है आपको, आप अपना एहतियात कीजिए, वॉक कीजिए या पेशाब आवर कोई ऐसी अद्वियात ले लें जिनसे बेहतर रही, लेकिन ये टेम्परेरी चीज़ें हैं। फिर वही बात है कि जब तक आप कॉमन चीज़ को, शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका कोई भी साइन सिम्टम नहीं आएगा। अब मोस्टली अब जो हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में 2.5 से 3 लाख रुपए पेशेंट शुगर के जो है वो उनकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है शुगर की वजह से। अच्छा, अब इसमें जो रेशोज जिनको माजूरी होती है वो नहीं आज तक कभी डिक्लेयर किया गया कि वो कितने जा रहे हैं। हाँ। लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पाँव कट रहे हैं, जिनकी उंगलियां कट रही हैं, जिनके हाथ कट रहे हैं शुगर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, क्योंकि उन्होंने शुगर कंट्रोल नहीं की। अब हार्ट से जो चीज़ ज़रूरत है, ज़ाहिर है ग्रेविटी है पाँव की तरफ,
ज़मीन की तरफ ग्रेविटी है, तो ब्लड की सर्कुलेशन जो डिस्टर्ब होती है ऊपर वापस आने में, उसको चीज़ें हैं। अब सेंसेशन जब बढ़ जाएगी, आपके पाँव पे कीड़ी चल रही है या आपके पाँव में कोई चीज़ चुभ रही है या आपको कोई चीज़ इरिटेट कर रही है, तो आपको नहीं पता चलेगा किसी को भी। शुगर पेशेंट की स्पेशली बात हो रही है, तो जब वो क्या करेगा कि उस टाइम पता चलेगा जब वो जख्म गल गया है, उसमें से एक छाला बन के उसमें से जख्म निकल गया, उसमें से कीड़े पड़ गए या कोई ऐसी चीज़ हो गई, फिर वो होश आता है कि नहीं जी ये तो शुगर नहीं है कर दिया। भाई वो शुगर की उस खराबी के पीछे आपकी साल की बद परहेजियाँ, आपकी शुगर ना कंट्रोल करने की वजूहात हैं। तो अगर तो आप उस शुगर को कंट्रोल अपनी कर रहे हैं और उन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको किसी भी किस्म की कोई जो है डिसेबिलिटी या ऐसा कोई ऑर्गन आपका डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर आप साल शुगर की दवाई नहीं खाएं और कहें नहीं जी ठीक है जी मैंने तो फ़लाँ से दम करवा लिया था, मैंने फ़लाँ से ये चीज़ कर ली थी और वो हकीम साहब हैं फ़लाँ वो दवाई देते हैं, मीठा भी खाएं जो मर्ज़ी खाएं। मैं फिर वो क्वैक के बारे में बात करता हूँ कि आप जब भी कोई दवाई खाएं किसी ऐसे मुस्तनिद डॉक्टर से खाएं, चाहे वो होम्योपैथ है या हकीम है, ये जिसकी एक अच्छी वर्थ है, ये चीज़ें हैं। क्या किया जाता है कि जी हमारे पास मोस्टली क्वेश्चन आता है जी फ़लाँ जगह से हमने दवाई ली है, हमारी शुगर बड़ी कंट्रोल है डॉक्टर साहब, हम तो मीठा भी खा रहे हैं। मैं उन्हें ये बोलता हूँ जी कि अगर आपकी बॉडी को फ़र्ज़ करें अगर साइजियम हमारी एक दवाई उसके 20 कतरे की ज़रूरत है, तो अगर आप 100 पियेंगे तो ज़ाहिर बात उसका साइड इफेक्ट होगा। इसी तरह से जैसे एक कोई एलोपैथिक की एक ड्रग्स है, उसकी 500 मिलीग्राम बॉडी को रिकमेंडेड डोजेज़ है और आप उसको पेशेंट को 1000 मिलीग्राम खिला देंगे, तो डेफिनेटली उसकी शुगर तो कंट्रोल रहेगी, बढ़ेगी नहीं, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट आएगा वो अच्छा नहीं होगा इन फ्यूचर में।